हिसार की रहने वाली एक इंटरनेशनल रेसलर ने अपने हाथ की नस काट के जान देने की कोशिश किया। जी हाँ, ये मामला है हिसार का ही, जहाँ पर इंटरनेशनल रेसलर का नाम रौनक गुलिया बताया जा रहा है और उनके पति का नाम अंकित गुलिया बताया जा रहा है। वहीं अगर दोनों की बात की जाए तो दोनों जो है उनके ऊपर दिल्ली के तिहाड़ जेल के जेलर दीपक शर्मा ने 51 लाख रुपए फ्रॉड का आरोप लगाया है, जिसके बारे में रौनक गुलिया जो है उसे नकारते हुए नजर आ रही हैं। जी हाँ, इस पूरे मामले से पहले हाथ की नस काटने से पहले रौनक गुलिया ने अपने ही इंस्टाग्राम पेज के ऊपर एक वीडियो शेयर किया, जिसके अंदर वो खुद को बेकसूर बता रही हैं और बार बार कह रही हैं कि ये झूठा केस दर्ज करवाया गया और इसी के चलते रौनक गुलिया ने अपने हाथ की नस काटी है। हालांकि हिसार के एक निजी अस्पताल में वो इस वक्त भर्ती हैं। क्या है पूरा मामला वो उनसे ही जानते और जानते हैं कि आखिरकार उनके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उनको अपने हाथ की नस काटने तक की नौबत आ चुकी है। मेरे अगेंस्ट एक न्यूज़ चल रही है, मेरे पास तो अभी आई है, 2-3 नोन है उन्होंने भेजी है मुझे। तो ये जो तिहाड़ जेल का जो जेलर है, इसने पहले भी मुझे धमकियां दी है काफ़ी। तो यही वायरल कर रहा है मेरे नाम से कि 51 लाख रुपए मुझसे ठग लिए, मुझसे मिली है ये। और मेरे से मिलने आई थी अपने हस्बैंड के साथ में यमुना विहार। 2 तारीख का इनाम ले रहा है, जिस तारीख को मैं यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं थी, मैं आउट ऑफ इंडिया थी। और झूठ पता नहीं क्या क्या, मतलब बिना कोई प्रूफ के मतलब इल्ज़ाम लगा रहा है कि कंपनी के नाम से, जिस कंपनी को बंद हुए साल भर से ऊपर हो लिया, उस कंपनी के नाम पे बोल रहा है ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए पैसे मांग रही थी और बोल रहा है फरार है। फरार में सर, ये जो दीपक शर्मा है, इन्होंने मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर करवाई है और साथ में सारे न्यूज़ चैनल पे बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी जांच के मेरे को सीधा ही ठग घोषित कर दिया, फरार घोषित कर दिया। जबकि मैं यहाँ पे, सबको पता है कि मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं कोई फरार नहीं हूँ। और इसका दीपक शर्मा का मेरे हस्बैंड के साथ कुछ पैसों का लेन देन था, कुछ इन्होंने आपस में बिजनेस किया था 2 नंबर का, सट्टे की ऐप वगैरह कुछ पे ये कुछ बिजनेस कर रहे थे। मुझे इतनी इसकी गहराई में डिटेल्स नहीं है, बस इतना पता है कि 2 नंबर का कुछ इन्होंने काम किया था, उसमें इनका लॉस हो गया। जब से ही मेरे हस्बैंड से भी, जब मुझे अप्रैल में मेरे को इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। अप्रैल में जब मुझे इसकी जानकारी मिली तो तब से ही मेरे हस्बैंड से भी मेरी थोड़ी अनबन सी चल रही है इसी बात को लेके। तो वो यहाँ पे है भी नहीं, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। और तब से ही ये मुझे टॉर्चर कर रहा है मेंटली। कभी मेरे पास पुलिस के फ़ोन करवाता है, कभी गुंडों के, कभी खुद रात को 12-12 बजे मुझे फ़ोन करता है, धमकियाँ देता है। मुझे बोलता है कि जिस बात की तेरे को एकड़ी है, घमंड है, वही चीज़ तेरी ख़त्म कर दूंगा, तेरा करियर बर्बाद कर दूंगा। और जो भी मेरे जानने पहचानने वाले हैं उनको मेरी बदनामी कर रहा है। और मेरा कोई भी जिस तारीख को ये बोल रहा है 2 तारीख को कि 2 तारीख को आई अपने हस्बैंड के साथ और मेरे से कैश लिया, उस तारीख को सर मैं 2 मार्च को मैं बेलारूस में थी, मैं वहाँ ट्रेनिंग कर रही थी। मैं 27 तारीख को चली गई थी और मैं मई से पहले मैं वहाँ से वापस आई हूँ। तो उसी बीच में इनके बीच में ये पैसों का कुछ लेन देन हुआ था, जिसका मेरे से कोई भी लेन देन नहीं है। ना इसने मेरे को कोई अकाउंट में कोई पैसा दिया है, ट्रांसफ़र किया है, ना मैंने इससे कभी मिलने गई हूँ, ना मैंने इससे कोई कैश लिया है कभी भी। और मतलब किसी भी तरीके से पैसे के लेन देन के साथ मेरा इससे कोई भी ताल्लुकात नहीं है। और जिस कंपनी की ये बात कर रहा है, उस कंपनी को बंद हुए भी साल भर से ऊपर हो जाएगा, अभी वो चली ही नहीं। 4 से 5 महीने वो कंपनी चली थी और उसकी खुद की कंपनी की वैल्यू ही 50 लाख नहीं थी। तो कोई बंदा 50 लाख रुपए कैसे उस कंपनी में दे देगा। और दूसरी बात ये कि खुद ये सरकारी एम्प्लॉई हैं, ये जेलर हैं, तो ये सरकारी एम्प्लॉई इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं सर। और 51 लाख रुपए इनके पास आए कहाँ से। और मेरे पास 51 लाख इन्होंने दिए हैं, तो मेरे पास मेरे अकाउंट की स्टेटमेंट निकलवा लो, मेरे खिलाफ जांच की जाए, मेरे खिलाफ सब कुछ करके देखो अगर मैं गलत पा जाऊं। और मतलब मैं बालाजी को बहुत मानती हूँ, भगवान जी को बहुत मानती हूँ, मैं मंदिर में चढ़ने को तैयार हूँ कि किसी भी प्रकार से मेरे इसके साथ पैसों का कि कोई भी लेन देन नहीं है। ना ही मेरी जानकारी में था कि मेरे हस्बैंड के साथ इसका कोई लेन देन है। मुझे जानकारी में तब आया जब इन्होंने मुझे टॉर्चर और मेंटली हरेसमेंट करना शुरू किया है। तो ये बताएं कि जो आप दीपक जो
जेलर है, इनको कैसे आप जानते थे, कैसे आप सुने? ये मुझे इंडियाज 2 साल पहले 2021 में इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर डिस्कवरी चैनल पे शो आया था, जिसमें मैं फाइनल तक पहुंची थी। वहाँ पे मेरे को घुटने में चोट लगी, वहाँ पे मिले थे मेरे को। वहाँ पे इनसे मेरी मुलाकात हुई थी कि अच्छे ओहदे पे हैं ये। वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स थे, जैसे और भी कंटेस्टेंट आए हुए थे, ऐसे ही ये वहाँ पे पार्टिसिपेंट थे। तो अगर एक वो कौन सी हेल्थ फर्म या कंपनी की बात है, रैपिड न्यूट्रिशन ब्रांड खोला गया था, जिसमें कि मैं भी थी, मतलब और भी पार्टनर थे उसमें, मैं भी थी। लेकिन वो ब्रांड चला नहीं, बिल्कुल भी चला नहीं। उसमें ये आए थे, उसकी जो लॉन्चिंग पार्टी थी उसमें ये आए थे, जिसमें फर्स्ट टाइम इसकी मुलाकात मेरे हस्बैंड से हुई थी। वहीं से इनकी यारी दोस्ती शुरू हुई थी, और मेरी कोई भी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। ये जो बोल रहा है ब्रांड एम्बेसडर की, हाँ, इसको ब्रांड एम्बेसडर जो होता है सर, उसको जैसे मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ तो मुझे कंपनी पैसा देगी ऐड करने के लिए। तो ये बोल रहा है ब्रांड एम्बेसडर, तो इसको पैसे देने की क्या जरूरत थी ब्रांड एम्बेसडर के लिए? इसको पैसे लेने थे कंपनी से। तो ब्रांड एम्बेसडर कभी भी पैसे देता नहीं है सर। तो ये जो बोल रहा है भाई ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए मेरे साथ फ्रॉड किया, ये किया, तो मतलब ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ मतलब एक तरह से बदनाम करना, मेंटली हरेस करना, उसके लिए ही है, मेरे को दबाव बनाना मेरे ऊपर। तो आप ऐसे क्या प्रूफ आपके पास आप रखते हैं जिससे भी आप निराधार है पैसे के मामले में? पैसे के मामले में सर बिल्कुल मैं निराधार हूँ, मेरे ऊपर कोई आरोप साबित हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं सच हूँ सर। मेरे को पता है मैं अपनी जगह ठीक हूँ। मेरे अकाउंट में मैंने कोई ना कोई, मेरे पास पैसा है, पैसा इसके अकाउंट से कभी कोई आया है ना, मैं इससे कभी मिली हूँ ना, कभी मैसेज पे ना कभी कॉल पे इससे कोई भी पैसों की लेन देन की बात हुई है, ना ही कभी मैंने इससे कोई कैश लिया है। मतलब इसका कोई भी प्रूफ, क्योंकि ये काम मैंने किया ही नहीं है, तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ये साबित भी नहीं हो सकता। दूसरी चीज ये है कि जिस तारीख को ये बोल रहा है कि अपने हस्बैंड के साथ मेरे से मिलने आई है, 2 मार्च को स्कॉर्पियो गाड़ी में, जो इसने एफआईआर में ऐसा लिखवाया है, तो उस तारीख को मैं बेलारूस में थी, आउट ऑफ इंडिया थी, मैं यहाँ थी ही नहीं। उसका मेरे पास प्रूफ है, वीजा है, सारी चीजें हैं। जी सर। तो आप अब पुलिस उच्च अधिकारियों को भी अपनी बात रखेंगी? और बिल्कुल सर, मुझे कानून पर ना पूरा भरोसा है। लोग चाहे कुछ भी बेशक से पुलिस में है, मेरे को थोड़ा स्टार्टिंग में लग रहा था कि पुलिस में है तो पुलिस इसका साथ देगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कानून सच का साथ देता है, सत्यमेव जयते, और मेरे को पता है सच्चाई की जीत होगी। जब मैं सही हूँ तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपने जो मैंने ये किया प्रेशर में आके, मेंटली मैं अकेली रहती हूँ, थोड़ा काफी दिन से डिस्टर्ब भी चल रही थी इन सब बातों से। टूर्नामेंट भी था, अभी 1.5 साल में इंजरी से मैंने रिकवर किया, मैट पे चढ़ी, वर्ल्ड की मैंने ट्रायल दी थी, उसमें भी मैं हार गई, थर्ड आई में उसमें भी। तो बहुत सारी मतलब चीजें ट्रिगर कर रही थी दिमाग पे, तो ये कदम मैंने उठाया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इसके लिए, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगी, मैं सच की लड़ाई लड़ूंगी, सच के लिए मरूंगी, मैं ऐसे नहीं मरूंगी। अगर बात की जाए आपके हस्बैंड की, तो वो आपकी मैरिज कब हुई थी और फिर आप अलग कब हुए थे? आपको क्या पता? नहीं सर, अलग नहीं हुए हैं। 2016 में मैरिज हुई थी, खूब प्यार प्रेम बढ़िया, सारा काम अच्छे से चल रहा था। अभी कुछ दिनों से सिर्फ ये जो 2 नंबर के, जब से ये बातें सामने आई है, 1-2 बाहर की भी, और जो ये 2 नंबर के कामों की जो बातें मेरे कानों में सुनने में आई है, उसके बाद से हमारे बीच में अनबन चल रही है। अलग नहीं हुए हैं सर। वो मतलब यहाँ पे नहीं है, मतलब मैं अकेली रहती हूँ। तो बात की जाए आपके परिवार में अब कौन कौन है या नहीं है, और अभी तक आप इंटरनेशनल क्या क्या गेम खेल चुके, कहाँ कहाँ? सर मैं, मेरे परिवार में मेरे मायके से मेरी मम्मी पापा नहीं है। मैं 13 साल की थी जब मम्मी की डेथ हो गई थी, फिर पापा आर्मी में थे, उनकी भी हो गई थी, तो मेरे पीछे से तो कोई है ही नहीं। और मेरे ससुराल में मेरी सास ससुर है, उन्होंने भी इसके, ये मानता नहीं था भाई, ये इसकी बातें सामने आने के बाद में इसको बेदखल कर दिया। तो जब बेटे को बेदखल कर दिया तो मेरा तो क्या वो मैटर था फिर। और फिर दूसरी चीज सर ये है कि अभी अपना अकेला ही रहती हूँ मैं फ्लैट पे। और मेरी अचीवमेंट्स में सर, अभी मैं स्टेट में मैं 6 बार चैंपियन बन चुकी हूँ, नेशनल में 3 बार की मेडलिस्ट हूँ, और 2018 में भारत केसरी का मैंने अवार्ड जीता था, और अभी रिसेंट मैंने वर्ल्ड की ट्रायल दी है सर। बात की जाए तो आप अपनी न्याय को लेकर सरकार से, प्रशासन से क्या मांग करते हैं? बस मैं यही मांग करती हूँ कि निष्पक्ष जांच करे। अगर चीजें मेरे खिलाफ है तो मैं सजा के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मैं सच हूँ।
मैं अपनी जगह मेरे को बिल्कुल श्योर हूँ कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो मैं डरूंगी नहीं और कानून सच का साथ देगा, कानून निष्पक्ष जांच करेगा। बिल्कुल मैं कानून के बिल्कुल पक्ष में हूँ और मैं जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी जांच होगी, मैं उसमें पूरा अपना सहयोग करूंगी। तो जैसे ही आपको पता चला क्या हुआ था, दिल्ली में मामला दर्ज हुआ था, तो फिर आपने क्या किया? ये एफआईआर हुई थी, एफआईआर हुई तो उस टाइम तक तो मुझे पता ही, मतलब मेरे पास न्यूज़ ही आई थी, पहले एक न्यूज़ आई थी, तो मैंने सोचा एक ही न्यूज़ है, ये क्या फ़र्क पड़ता है इससे, भाई जाके मैं अपनी सच्चाई प्रूफ कर दूंगी जो भी है। फिर उसके बाद में हुआ यूं कि दड़ाई दड़ हर चैनल से लोगों के फ़ोन आने लग गए। मैं प्रैक्टिस के लिए तैयार होके जा रही थी, मैं वहीं से वापस आई और वापस आने के बाद मैंने एक दो जगह कोशिश की कि मैं बात करूं, अपनी बात रखूं। फिर मेरे मतलब थोड़ा जब मैं वीडियो देखने लगी तो एकदम से मेरा ट्रिगर हो गया दिमाग। मेरे को ये लगा कि जिस चीज़ के लिए मैं जी रही हूँ, नाम इज्जत, क्योंकि मेरे लिए सब चीज़ें जीरो हैं, मतलब नाम इज्जत जो मैं बचपन से अपना मेंटेन करते आई हूँ कि नाम है, इज्जत है, तो पैसा कभी भी कमा सकते हैं, कुछ भी चीज़ चली गई वो आ सकती है। नाम इज्जत चली गई, कलंक लग गया तो लग गया, मतलब मेरी नज़र में, मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ। तो फिर उसके बाद में मेरे को ये लगा कि तेरा सब खत्म हो चुका है, तुझे खत्म हो जाना चाहिए। उस टाइम पे दिमाग काम नहीं किया, मैं मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर मान गई, बहुत मैंने गलत किया, मैं शर्मिंदा हूँ इस चीज़ के लिए, तो मैंने अपनी नस काट ली। फिर तो हिसार पुलिस भी आई थी? अब मैं बेहोश थी, मुझे नहीं पता कौन लेके आए थे यहाँ पे। तो उसके बाद में यहाँ पे जो मेरे को होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी, तो पुलिस भी आई थी यहाँ पे।